नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू कर चुके हैं और कल हमने एक परिचय वाली क्लास देखी जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज की कहानी को जाना। आज की जो क्लास रहेगी वो उससे ठीक आगे की बात हम करेंगे। परिचय वाले टॉपिक में ही जैसा कि हमने लिखा था कि हम नामकरण देखेंगे, इसका उद्भव वाला देखेंगे, स्वरूप कैसा था, कालक्रम कैसा था, तो वो वाली बात हम आज देखने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। नामकरण से आज हम शुरुआत करेंगे कि इसका वास्तविक नाम क्या होना चाहिए, हम इसको क्या कह सकते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कहीं पर सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया जाता है। रफ़ीक मुग़ल साहब तो इसको बृहत्तर सभ्यता कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग नाम जो हमको है वो देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि वास्तव में इसका ऑथेंटिक नाम इन 3-4 नामों में से कौन सा होना चाहिए जिसको हम बता सकें। ठीक है, तो आज हम वही जानेंगे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पहली क्लास को ज़रूर देखें, यानी कल वाली क्लास को ज़रूर देखें। पाषाण काल समझने के लिए भी पाषाण काल की पहली क्लास से और आखिरी क्लास तक ज़रूर जाएं। बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए चीज़ को शुरुआत से आप देखें और अंत तक जाएं, है ना। और मैं फिर बता दूं, ये मैटर इतना है, ये कंटेंट इतना है कि आप इसी को ही 4-5 बार कम से कम रिवाइज कर दोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। 6-7 बार यदि रिवाइज कर देते हो तो आप श्योर सिलेक्शन पा जाओगे। पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी पुस्तकों को मैं देख के ही यहाँ पे आता हूँ, है ना। मैं आर्य की गाइड भी देखता हूँ। इसके अलावा केसी श्रीवास्तव मेरे पास है, हरिशंकर शर्मा निकी चतुर्वेदी जी वाली पुस्तक है और रामचरण शर्मा वाली पुस्तक है। 3 पुस्तकें तो ये हैं डेस्क्रिप्टिव और एक गाइड आर्य की गाइड। ये 4-4 पुस्तकों को मैं देखने के बाद ये कंटेंट तैयार करता हूँ। आप कंटेंट को उठाकर देख सकते हैं, किसी भी एक पुस्तक में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुस्तक आपकी जगह देख रहा हूँ, आप केवल मेरा जो कंटेंट है इसी को तैयार कीजिए। और एग्ज़ाम के आखिरी में तो आप मान के चलिए, यदि ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ना, इन्हीं को ही आप पढ़ पाओगे, पुस्तकों से रिवीजन नहीं होगा। चूँकि जो फर्स्ट पेपर है वो भी इतना बड़ा है कि आप कैसे कर पाओगे। फर्स्ट पेपर को करोगे कि ये प्राचीन भारत को करोगे, एक मध्य भारत को करोगे, एक आधुनिक भारत को करोगे, या विश्व को करोगे, या राजस्थान को करोगे। इतना विशाल सिलेबस है कि आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए या स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो सेलेक्टिव स्टडी या स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि आप सीमित आपके स्रोत रखें, बहुत अधिक स्रोत ना रखें, है ना। इसलिए मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो कंटेंट भी इतना है कि ये कम नहीं है। इसको भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप है जो नहीं पचा पाओगे, या फिर पचाओगे ना तो आपको 6-7 बार कम से कम इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके ये मैटर याद होगा। और यदि आपको लगता है कि ये मैटर कम है, वास्तव में इससे बाहर सवाल जा सकता है, तो आप पहले इसको याद कर लो। जब ये पूरा याद हो जाए सॉरी, पहले इसे याद करो, पूरा याद हो जाता है तो आप फिर पुस्तकों पे चले जाइए। लेकिन पहले तो इसको याद करो, क्योंकि जो मोस्ट है वही तो मैं करवा रहा हूँ। मैंने सारे पेपरों का अध्ययन किया है, खूब सारे पेपर हैं जो मैंने देखे हैं। उन पुस्तकों को देखने के बाद, पिछले पेपरों को देखने के बाद तब जाके नोट्स बनाए हैं ये। इसलिए आप है ना पूरे विश्वास के साथ इन नोट्सों को पढ़ते जाइए, इन्हीं को तैयार करते जाइए, साथ में फर्स्ट पेपर को पढ़ते रहिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। देखो, यदि आप अभी जैसे आप प्राचीन भारत को पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ और पुस्तक भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ के और मध्यकाल पे जाओगे, प्राचीन को छोड़कर मध्यकालीन भारत पे जाओगे या आधुनिक भारत पे जाओगे ना, तो ये वाली चीज फिर से साफ हो जाएगी, है ना, फिर से साफ हो जाएगी। इसलिए इस चीज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कि हमने प्राचीन में क्या पढ़ा, ये चीज भी हमें याद रहे। कब? जब हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हों, विश्व का इतिहास पढ़ रहे हों, तब प्राचीन भारत भी कैसे याद रहे। उसका सबसे बड़ा जो सूत्र है सफलता का, वो ये है कि आप केवल जो सेलेक्टिव रखें। कहने का मतलब, आप मेरे नोट्स भी पढ़ रहे हैं, पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, वर्तमान में तो आप है जो मैनेज कर लोगे, लेकिन एग्जाम से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाओगे। और रिवीजन करोगे ना, तब बिल्कुल नहीं कर पाओगे।
इसलिए कह रहा हूं कि ये कंटेंट पर्याप्त है। इतना भी याद रखते हुए यदि आप आधुनिक को भी पढ़ रहे हो और उस समय भी ये याद रख रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ पढ़ लीजिए, सारे सवाल यहीं से छपेंगे। प्रत्येक बात को मैं बोर्ड पे क्यों लिखता हूँ, वो इसलिए लिखता हूं कि मैं जब पेपर होगा ना, उसके बाद पेपर को और अपने मेरे द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स की दोनों को फोटोकॉपी लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा प्रमाण सहित कि देखो मैंने पढ़ाया वो ये रहा, पेपर में आया वो ये रहा, वित्त प्रमाण सहित बताऊंगा। 70% सवाल सीधे छपेंगे, देख लेना आप। 70% मैं निम्नतम आंकड़ा दे रहा हूं, इससे ऊपर ही छपेंगे फर्स्ट ग्रेड में, ये भी मैं कह रहा हूं। और यदि इतना नहीं भी छपते हैं ना, पेपर मान लो इतना जटिल आ जाता है कि 70% मान लो यहाँ से नहीं आया, यहाँ से 60% ही आया, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि अन्य जो बच्चे हैं ना उनसे बेहतर आप करके जाओगे, इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि आपने ये कंटेंट तैयार कर लिया तो, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ किताब देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और आप अच्छे से पढ़ते जाएं, इसी को तैयार करते जाएं, बाकी फर्स्ट पेपर को साथ में चलाते रहें। ठीक है, फर्स्ट पेपर कहाँ से तैयार करना है उसके ऊपर एक क्लास में लेने वाला हूँ, आने वाले 3-4 दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना। इसलिए मैं 10 या 11 तारीख को जो है सेकंड मतलब एक क्लास और स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का इतिहास भी शुरू करेंगे, फिर आपको रोज की 2 क्लास मिलती रहेगी, है ना। तभी मैं आपको फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करना है। ठीक है, इतिहास की तो चिंता आप छोड़ दो, इतिहास तो क्या पढ़ना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है वो गारंटी मेरी, वो जिम्मेदारी मेरी है, वो पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, और आपको क्या पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आज के इस टॉपिक पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय हम विद्यार्थियों पढ़ रहे थे, और उसमें हमको आज जो है इसका नामकरण पढ़ना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। तो हेडिंग डाल दीजिए विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, या हम सीधा डाल देते हैं नामकरण। ठीक है, नामकरण डाल देते हैं, और नामकरण में देखिए हम क्या इसको देखने वाले हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं बता दूं, इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, एक हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, एक हम इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, और एक नाम इसका वृहत्तर सभ्यता भी मिलता है, जो कि हमको रफीक मुगल सर देते हैं। ठीक है, तो इन चारों नामों के पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं ताकि इस सभ्यता के 4 नाम पड़े, और इन 4 नामों में से प्रमाणिक नाम कौन सा है वो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, 1 नंबर डाल के मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के नाम से आखिर इसको क्यों जाना जाता है विद्यार्थियों, तो मैं आपको बताऊं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी, इस संपूर्ण सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा ही था, उसके नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। पहला स्थल आपको पता ही होगा, कल की क्लास में मैंने बताया है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा मार्शल के निर्देशन में, और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, है ना, और उस हड़प्पा स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। सॉरी विद्यार्थियों, दरअसल मेरे को जुकाम एक बार हो जाता है ना, तो गला बैठ जाता है और करीब 10-15 दिन तक वो चलता है, लेकिन क्लास आपकी मिस ना हो इसलिए मैं है जो कंटिन्यू बना हुआ हूँ। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हुई तो संभवतः 1-2 दिन की छुट्टियाँ करनी पड़े, लेकिन कोशिश में यही करूँगा कि छुट्टी ना करनी पड़े, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आइए हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा रखा। और चूंकि प्यारे विद्यार्थियों, पुरातत्व विभाग की ये परंपरा रही है कि किसी भी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो होता है, उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है, ये पुरातत्व की परंपरा है। इसलिए इस सभ्यता का जो ऑथेंटिक नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है ना। इसलिए इसको व्यवहार में भी आप और हम यही अधिकांशतः करें कि हम हमेशा इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलें, न कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है विद्यार्थियों, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। कई बार साक्षात्कार में ये सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपके अनुसार वास्तविक नाम, आपके अनुसार नाम क्या होना चाहिए, इस प्रकार का सवाल जो साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है, तो आपको वहाँ पे यही जवाब देना है कि सर हमारी तरफ से या हमारे अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए।
तो वो पूछेंगे क्यों होना चाहिए, तो वो इसलिए होना चाहिए सर कि पुरातत्व की ये परंपरा रहती है कि किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाता है उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाना चाहिए। इस आधार पे हम जो इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा सभ्यता ही करना चाहेंगे। इस प्रकार का जवाब देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम अगले नाम की ओर गमन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता कि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्योंकि अब आगे लिखते हैं, क्योंकि पुरातत्व की यह परंपरा रही है कि पुरातत्व की यह परंपरा रही है कि किसी भी सभ्यता का नाम उसके खोजे गए प्रथम स्थल के नाम पर ही होना चाहिए। सॉरी, उसके खोजे गए प्रथम स्थल के नाम पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका जो नाम पड़ा वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि पुरातत्व की यह परंपरा रहती है कि किसी भी सभ्यता के खोजे गए प्रथम स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाना चाहिए। इसलिए हमने भी इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा किया, क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। 1921 में खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था, जॉन मार्शल के निर्देशन में खोजा था। जॉन मार्शल कौन थे, जॉन मार्शल ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा नाम जो इसका पड़ता है वो पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम क्या पड़ता है इसका विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम जो हमें है वो मार्शल महोदय ने दिया है। जॉन मार्शल ने कहा था कि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। आरंभिक जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल ने दिया। मार्शल ने एक बात और कही, यदि इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अलावा यदि अन्य जगहों से भी मिलते हैं तो इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यह नाम जॉन मार्शल ने दिया था। इस सभ्यता
के अधिकांश अधिकांश आरंभिक स्थल अधिकांश आरंभिक स्थल अधिकांश आरंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। ठीक है, एक बात तो हुई है। इसके साथ ही मार्शल ने क्या कहा था, यदि इस नदी के अन्य जो स्थल हैं, जो यदि सिंधु नदी के किनारे पर ना होकर दूसरी जगह हों, तो इस सभ्यता का नामकरण क्या रखा जाना चाहिए, इसे भारत की सभ्यता कहा जाना चाहिए। ये बात भी इसने कही। किसने? जॉन मार्शल ने कही। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। बात ये है, मार्शल ने कहा कि मार्शल ने कहा कि मार्शल ने कहा कि यदि इस सभ्यता के अन्य स्थल सिंधु नदी के किनारे के अलावा अन्य स्थलों से मिलते हैं, अन्य जगहों से मिलते हैं तो इसे भारत की सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। भारत की सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, भारत की सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें जॉन मार्शल महोदय ने बताई। काफ़ी अच्छी बात है, आप इसे थोड़ा सा अपने जहन में रखें तो आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और कई बार साक्षात्कार में यहाँ से सवाल पूछा जाता है ना, तो क्या इसे भारत की सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए, इस प्रकार का सवाल बन सकता है। तो आप है जो इस प्रकार की बात कहकर और अपने जवाब से और इंटरव्यूअर जो है उसको संतुष्ट कर सकते हैं ना। तो आप ये दोनों जो नाम हैं इसको आप बढ़िया तरीके से याद रखें, तो आपका ये जो सवाल है अच्छे से सही हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरी बात हम आते हैं। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा सरस्वती सभ्यता का। सरस्वती सभ्यता। अब देखिए विद्यार्थियों, सरस्वती सभ्यता की बात भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसके स्थल थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके जो स्थल थे वो सरस्वती नदी के किनारे भी मिलते हैं। सरस्वती का जो अपवाह क्षेत्र माना जाता था पहले, जो वर्तमान में जो घग्गर नदी है हमारे जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, वहाँ कोई ज़माने में यानी कि इस युग में सरस्वती नदी बहा करती थी। ठीक है, मतलब इसका जो अपवाह क्षेत्र था वो सिंधु नदी और गंगा नदी, वर्तमान की जो गंगा नदी है वो और सिंधु नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था उसको हम सिंधु घाटी सरस्वती नदी का क्षेत्र हम मानते हैं। तो चूंकि इस जगह से भी काफ़ी सारे स्थल मिले हैं, इसलिए कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता का नाम देते हैं, है ना। तो यही बात लिखनी है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस सभ्यता के
इसमें एक बात लिखी थी हमने, सॉरी, इसके जो आरंभिक स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमको सरस्वती नदी के किनारे मिले थे, है ना, आरंभिक स्थल, जबकि अधिकांश स्थल जो हैं हमको सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। तो मैं अधिकांश में से यहाँ पे आरंभिक जो शब्द है ना, इसको थोड़ा सा घटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। वैसे आरंभिक जो है मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही था, है ना, जबकि आरंभिक स्थल ही था। लेकिन आरंभिक स्थलों में जो अधिकांश स्थल थे वो हमको सरस्वती नदी के किनारे मिले थे, न कि सिंधु नदी के किनारे। जबकि बाद में जो स्थल मिले वो अधिकांश, यानी कि देखो दो चीजें हैं, यदि आरंभिक स्थल पूछे, है ना, आरंभिक स्थल पूछे तो वो आरंभिक में अधिक स्थल जो थे, आरंभिक सभ्यता क्या है, उत्तर सभ्यता क्या है, ये कालक्रम में अभी हम जानेंगे ना। तो आरंभिक जो स्थल थे वो सरस्वती नदी के किनारे मिले थे, जबकि अधिकांश स्थल पूछे, अधिकांश स्थल किस नदी के किनारे मिले, तो सिंधु नदी के किनारे, है ना। अधिकांश पूछे तो सिंधु नदी, आरंभिक पूछे तो सरस्वती नदी। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से आरंभिक को मिटा देता हूँ विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये भाषा शैली में आ गया था। ठीक है, कई जगह ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इस सभ्यता के आरंभिक स्थल, आरंभिक शब्द को हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, आरंभिक स्थल, इस सभ्यता के आरंभिक स्थल सरस्वती नदी या सरस्वती घाटी क्षेत्र, सरस्वती घाटी क्षेत्र। सरस्वती घाटी क्षेत्र में क्या, कौन सा क्षेत्र आता है, सिंधु नदी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंधु व गंगा नदी के मध्य का क्षेत्र, के मध्य क्षेत्र। ठीक है, सिंधु नदी व गंगा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो सरस्वती घाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो हम इसमें लिखेंगे जी, इस सभ्यता के आरंभिक स्थल सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र से मिलने के कारण, से मिलने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया, के नाम से भी जाना गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती सभ्यता या सरस्वती दृष्टवती सभ्यता भी पूछे तो भी यही बात आएगी उसमें, है ना। ठीक है, तीसरी बात हम लिखें तो तीसरी बात इसमें हम लिख सकते हैं वृहत्तर सभ्यता वाली बात, वृहत्तर सभ्यता। ठीक है, ये वृहत्तर सभ्यता का नाम जो इसे दिया जाता है वो रफीक मुगल द्वारा दिया जाता है ना। तो रफीक मुगल ने, सॉरी, रफीक मुगल ने इसे वृहत्तर सभ्यता नाम दिया, रफीक मुगल ने इसे वृहत्तर सभ्यता नाम दिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए किस आधार पे दिया। ये दरअसल जो क्षेत्रफल था ये काफी बड़ा था, हो सकता है इस आधार पे ही दिया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ था और किस पुस्तक से उठाया है ये एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं है ना। मैंने देखा था कि रफीक मुगल को मैंने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं था मेरे को। ठीक है, तो वैसे भी नहीं पूछते, कई बार सीधा आप ये पूछ सकते हैं कि वृहत्तर सभ्यता नाम हड़प्पा सभ्यता को किसने दिया, तो रफीक मुगल ने दिया, इतना पूछेंगे, कारण नहीं पूछेंगे, या किस आधार पे नाम दिया ये नहीं पूछेंगे। किस आधार पे नाम दिया ये कभी साक्षात्कार में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम या वस्तुनिष्ठ एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आप बस ये नाम जरूर अपने जहन में रखना, आपका सवाल ठीक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया हमारा काम यहाँ से नामकरण वाला। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था, है ना। ये कैसी सभ्यता थी, किसको अपने केंद्र में लिए हुए थी, है ना, नगरीय थी या ग्रामीण थी
या धातु से संबंधित थी, या आद्य ऐतिहासिक थी, या प्राग ऐतिहासिक थी, या ऐतिहासिक थी, है ना। इस प्रकार से हम इसका जो है स्वरूप जानना चाहेंगे विद्यार्थियों। ये था नामकरण, जो आपने इसको बढ़िया से उतार लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। नामकरण मैंने समझाने का बेहद प्रयास किया है, बड़े आसान शब्दों में, बड़े है जो सरल भाषा में इसको मैंने है जो आपके सामने पेश किया है, और आपको ये लेखनी भी मेरी समझ में आ ही रही होगी। वैसे तो कोई खास मेरे लेखनी है नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैं त्रुटियां रख देता हूँ, लेकिन आप मैं जो बोलता हूँ ना वो शायद ठीक बोलता हूँ, तो बोलने के आधार पे भी आप लिख ले, और यहाँ से भी नकल मार सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी मैं लिखने का काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शुरू की क्लास में, आज की क्लास में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया है। यदि कुछ सुधार करना हो इसमें तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो हम स्वरूप की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ और आप हेडिंग डालिए स्वरूप, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा दूसरा वीडियो है, यानी कि दूसरी क्लास है हड़प्पा सभ्यता पे। काफ़ी लंबा ये चलने वाला है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से सवाल जो है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ एग्जाम हो, या डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, या साक्षात्कार हो, हर जगह पे सवाल बनता है। इसलिए इसकी विशेषताओं को हमको बेहद अच्छे ढंग से पढ़ना है ना। तो हम हेडिंग डालेंगे कि इसका स्वरूप कैसा था, स्वरूप, ठीक है। तो स्वरूप में विद्यार्थी हम बात करें, सबसे पहले 1 नंबर पे हम डालेंगे, और इसका हम नाम देंगे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, है ना। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, है ना। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कौन सी सभ्यता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब मैंने इतिहास की क्लास ली थी, तो सॉरी, इतिहास के परिचय वाली जो क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था, सॉरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 पार्टों में बांट रखा है। एक होता है प्री हिस्टोरिकल एज, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और एक होता है हिस्टोरिकल एज, है ना। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों में क्या अंतर होता है। पहला जो काल है प्रागैतिहासिक काल, वो काल होता है जिसकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। उसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं होते। उसको हम जो है प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज के नाम से जानते हैं, और उस काल की सभ्यता को हम जो है प्री हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर की जो सभ्यता आती है, या दूसरे नंबर का जो इतिहास का विभाजन आता है, वो विद्यार्थियों ये आता है कि इतिहास का वो कालखंड जिसमें हमको साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध तो रहते हैं, लेकिन हम उपयोग सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों का ही कर पाते हैं, साहित्यिक स्रोतों का नहीं कर पाते, जिसके पीछे कई कारण होते हैं कि हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाते, है ना। इस वजह से ही नहीं कर पाते, क्योंकि लिपि का उपयोग कर लेंगे तो हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं साहित्यिक स्रोतों का, है ना। तो इस प्रकार का जो विभाजन है उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और इस काल की जो संस्कृति रहती है उसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि हम जो है पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग कर पाए हैं, साहित्यिक स्रोतों का आज तक उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया है ना। इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, है ना। तो इसका स्वरूप कैसा था, तो हम कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, है ना। तो इसमें मैं इस बात को लिख देता हूँ, वैसे तो हमने लिख रखा है, लेकिन एक फिर भी एक मोटा सा आइडिया रहेगा आपको, मैं लिख देता हूँ कि ऐसी सभ्यता जिसकी जानकारी के जिसकी जानकारी के साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों प्रकार के
साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध तो होते हैं, साक्ष्य उपलब्ध तो होते हैं, मगर साक्ष्य उपलब्ध तो होते हैं मगर हम उपयोग केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही कर पाते हैं। हम उपयोग केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही कर पाते हैं, है ना, साहित्यिक का नहीं, साहित्यिक स्रोतों का नहीं। उस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, ना। उस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। उस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया इसका एक स्वरूप कि ये इसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कारण मैंने बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा स्वरूप इसका जो आता है वो आता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो मैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों, वो है हमारी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऐसी सभ्यता थी जो कांसे को और अपने केंद्र में लिए हुए थी, है ना। यानी कि इस सभ्यता में अधिकांशतः जो उपयोग में ली जाने वाली जो धातु थी वो कांसा धातु थी। ठीक है, कांसा धातु तांबा और टिन का मिश्रण होती है, उससे ये धातु बनाई जाती है, ना। मिश्रित धातु है ये, ना, कांस्य, जिसको हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, ना। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको बोलेंगे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता हम क्यों कहते हैं, मैं इसमें लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों, क्योंकि सीधा मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इस सभ्यता में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली धातु कांसा थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि यह सभ्यता कांसा धातु को अपने केंद्र में लिए हुए थी। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यह सभ्यता कांसा धातु को अपने केंद्र में लिए हुए थी, अपने केंद्र में लिए हुए थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक ये बात हो गई
तीसरा इसका जो स्वरूप देखते हैं हम, वो हम देखते हैं नगरीय सभ्यता भी इसको कहते हैं ना, नगरीय सभ्यता, क्योंकि नगर के रूप में यह सभ्यता जो है पनप चुकी थी, है ना। नगरीय सभ्यता, इसको गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति भी नाम दिया था इसको, ना। भारत की प्रथम नगरी जो है नगरीकरण इसी समय हुआ था भारत में, ठीक है, पहली बार। तो वो वाली बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। नंबर 3 पे हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कई बार विवाद भी होता है कि दरअसल इसे हम नगरीय सभ्यता क्यों कह रहे हैं। क्या वास्तव में इस सभ्यता के जो स्थल थे वो क्या सभी स्थल नगरीय थे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं था। बहुत सारे स्थल ग्रामीण स्थल थे। क्या अधिकांश स्थल नगर थे? ऐसा भी नहीं है, अधिकांश स्थल ग्रामीण ही थे। फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि इस सभ्यता को हमने नगरीय सभ्यता नाम दिया, नगरीय सभ्यता के नाम से कहा गया, और गार्डन चाइल्ड ने तो इसको प्रथम नगरीकरण कह दिया, भारत का प्रथम नगरीकरण कह दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, कोई भी जो शहर होता है ना, वो नगर कब होता है? कोई भी जो शहर होता है ना, वो नगर तब कहलाता है जब उसमें कई प्रकार की सुविधाएं हों। जैसे सबसे पहली शर्त तो ये हो कि वो एक सुनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर होना चाहिए, है ना। जैसे एकदम समकोण पे काटती हुई सड़कें हों, एकदम व्यवस्थित तरीके से उसमें बसे हुए आवास हों, जिनके दरवाजे एक साइड हों, है ना, और निकास द्वार एक साइड हों, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये भी होनी चाहिए कि वहाँ उस शहर में है जो एक खेल का मैदान होना चाहिए, उस शहर में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, उस शहर में एक सिनेमा हॉल होना चाहिए, उस शहर में एक शॉपिंग मॉल होना चाहिए, है ना, एक गार्डन होना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी शर्तें हैं, यदि वो एक शहर की हैं तो उसे हम नगर कह सकते हैं, अन्यथा उसे हम नगर नहीं कहते। लेकिन इतनी सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता में किसी भी एक नगर की नहीं थी, फिर भी हमने इसको हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता नाम दिया, गार्डन चाइल्ड ने नाम दिया, और हम भी इसको स्वीकार करते हैं। और हम यही पढ़ते हैं कि भारत का जो प्रथम नगरीकरण हुआ वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है उनका सुनियोजित तरीके से बसा हुआ होना, और सुव्यवस्थित तरीके से उसका जो सीवरेज सिस्टम था, नाली व्यवस्था थी, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, वो भी गजब की व्यवस्था थी। तो सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित बसे हुए रहने की थी। अब एक विशेषता के होने से ही, और इसे नगरीय सभ्यता नाम इसलिए दिया गया कि आज से 4000 साल पहले इस प्रकार की व्यवस्था का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, अपनी एक यूनिक विशेषता थी इसकी, है ना। इसलिए इसे नगरीकरण दिया गया, वरना नगर जैसी वहां पे कोई अवस्था थी नहीं। कुछ एक शहरों को छोड़ दें तो हम, जैसे दईमाबाद जो था वो काफी विकसित हो चुका था ना, दईमाबाद है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी काफी अच्छी स्थिति में थे, है ना। तो ये वाली बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके साथ ये वाला पॉइंट हमारा पूरा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे हम कि इस सभ्यता के सुनियोजित तरीके से बसे होने के कारण गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति नाम दिया, प्रथम नगरीय क्रांति नाम दिया, है ना, प्रथम नगरीय क्रांति नाम दिया। क्यों? सुनियोजित तरीके से होने के कारण। किसने दिया? गार्डन चाइल्ड ने दिया। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये नाम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखें। और इसके पीछे जो आधार है, वो आधार तो खैर कंपटीशन एग्जाम में
जो वस्तुनिष्ठ एग्जाम होती है उसमें नहीं पूछा जाता, साक्षात्कार में पूछा जाता है कि किस आधार पे कहा, जब वो कोई भी एक शहर एक नगर होने की विशेषताओं को फॉलो नहीं करता, जैसे मैंने अभी बताया सिनेमा हॉल का होना है, शॉपिंग मॉल का होना है, स्विमिंग पूल का होना है, खेल ग्राउंड का होना है ना, और इस प्रकार की विशेषताएं नहीं होते हुए भी इसको क्यों दिया, ऐसा साक्षात्कार में पूछते हैं तो इसमें फिर आपका ये जवाब हो जाएगा कि सर सुनियोजित तरीके से बसा हुआ होने के कारण ऐसा हम है जो इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बातों को आप है जो अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वाली बात हमारी हो गई है नगरीय सभ्यता की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें को एक बात और देखने को मिल जाती है विद्यार्थियों, वो ये मिल जाती है कि इसको हम नदीय सभ्यता भी कहते हैं, है ना, क्योंकि नदी के किनारे ही अधिकांश स्थल जो हैं वो नदी के किनारे मिले हैं, है ना, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी एक नदीय सभ्यता थी। नदीय है ना, ये तो है नगरीय, और अब मैं जो लिख रहा हूं वो है नदीय, है ना, कौन सी, नदीय, नदीय सभ्यता, है ना। नदीय सभ्यता हमें क्यों कहते हैं इसको कि इस सभ्यता के अधिकांश स्थल नदियों के किनारे थे, नदियों के किनारे थे, इस कारण इसे नदीय सभ्यता कहा गया, नदीय सभ्यता कहा गया, इस कारण इसे नदीय सभ्यता कहा गया। इस समय विश्व में अन्य भी कई नदीय सभ्यताएं थी, है ना, जैसे हम चीन की बात करें तो वाहंगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता थी, है ना। मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे थी, है ना। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जिसको हम सुमेरियन सभ्यता या अक्कड़ सभ्यता भी बोलते हैं, वो दजला व फरात नदी के किनारे थी, है ना, दजला व फरात नदी के किनारे। ठीक है, तो वो बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, कई बार ऐसा पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि इस समय विश्व में कई अन्य नदीय सभ्यता थी, कई अन्य नदीय सभ्यता थी, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, जैसे वाहंगो नदी के किनारे चीनी सभ्यता, वाहंगो नदी के किनारे चीनी सभ्यता। ठीक है, एक नंबर पे। 2 नंबर पे लिखना चाहूँ तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। मिस्र को मैं थोड़ा ठीक लिख दूँ, मेरे ख्याल से मिस्र जो है वो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ये वाला से आएगा मिस्र में ना, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो हमारी हो जाएगी दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम क्या भी कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं ना,
सुमेरियन या अक्कड़ सभ्यता, सुमेरियन या अक्कड़ सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 सभ्यताएं और थी उस समय जो नदियों के किनारे थी, इसलिए हम इन तीनों को और एक हड़प्पा सभ्यता को हम नदीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से ये बातें हो गई। मैं आपको बता दूं, ये जो नील नदी की जो सभ्यता थी अर्थात मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों सभ्यताओं में भी कांसे का प्रयोग होता था, इसलिए ये दोनों सभ्यताएं कांस्य की सभ्यताओं के नाम से भी जानी जाती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अन्य कांस्य युगीन सभ्यताएं, है ना, अन्य कांस्य युगीन सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता तो है ही है, उसके अलावा मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और दूसरी हो जाएगी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। ईरान में है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, अक्कड़ सभ्यता, कई सारे नाम मिलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो 4 फैक्ट हैं, 4 बातें हैं, ये इसके सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं कि इसका स्वरूप आखिर हम कैसा मान सकते हैं। नद्य सभ्यता के रूप में हम इसे देख सकते हैं, नगरीय सभ्यता के रूप में हम देख सकते हैं, हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में देख सकते हैं, और हम इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में भी देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस स्वरूप वाला पॉइंट हमारा पूरा होता है। अब हम इसके कालक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या माना गया है विद्वानों के द्वारा, और जो सर्वमान्य मत है वो क्या है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो आप हेडिंग जमा दीजिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए कालक्रम को हम जानें। इसका कालक्रम के बारे में भी जो विद्वान है प्यारे साथियों, वो एक मत नहीं है, सभी अपने अपने अनुसार और अपना अपना मत रखते हैं। सबका कालक्रम लगभग अलग अलग आता है। जितने विद्वान हुए उतने कालक्रम हो गए, तो हम किसी एक निश्चित कालक्रम पर हम है जो रुक नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान जो ऐसे थे जिन्होंने किसी एक कालक्रम के ऊपर ज़्यादा सहमति जताई, वो भी हम देखेंगे और हम जानेंगे कि आखिर इसका जो मूल कालक्रम था, सही कालक्रम था, वो क्या था। ठीक है, तो आते हैं कालक्रम के ऊपर। कालक्रम, ये हमने हेडिंग जमा दी कालक्रम। ठीक है, कालक्रम में देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको पहले तो एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो क्या था। देखो, हम अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि जो 3300 BC है, यानी कि 3300 ईसा पूर्व का जो समय है, वो हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल माना जाता है। ठीक है, और जो आरंभिक हड़प्पा का जो काल माना जाता है वो 3300 BC से 2600 BC का माना जाता है। 2600 BC से 1900 BC का जो काल है वो विकसित हड़प्पा का काल माना जाता है। विकसित हड़प्पा, ध्यान रखना, है ना। उसके बाद का जो काल माना जाता है वो पतनोन्मुख हड़प्पा का जो काल माना जाता है वो 1900 से और 1300 BC का माना जाता है। ठीक है, और उत्तर हड़प्पा का जो काल माना जाता है वो 1300 से 300 का माना जाता है ना। तो अभी मैं देखो आपको एक बार लिख देता हूँ, फिर आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा है, इसलिए आप जैसे मैंने बोला वो चीज़ें आपकी निकल गई होंगी कि पता नहीं विकसित का कौन सा बताया था, आरंभिक का कौन सा बताया था, प्राग का कौन सा बताया था, उत्तर का कौन सा बताया था, पतनोन्मुख का कौन सा बताया था, आपके दिमाग से निकल गया होगा। पहले हम लिखते हैं फिर उसको समझते हैं, तो इसमें कंसेप्ट भी है। एक बार मैं लिख दूंगा तो ये सारी बातें आपके जहन में सीधी सीधी बैठ जाएंगी, है ना। तो आप बड़े गौर से देखें, समझने का प्रयास करें, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। रटने का जैसा कुछ नहीं है, समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कालक्रम में प्राक हड़प्पा का जो काल है, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से
पूर्व का काल, हड़प्पा से पूर्व का काल। हड़प्पा से पूर्व का जो काल होता है ना विद्यार्थियों, उसको हम प्राक हड़प्पा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? प्राक हड़प्पा बोलते हैं। और ये जो काल है वो माना जाता है 3300 बीसी, 3300 बीसी से पूर्व का काल। 3300 बीसी से जब पूर्व का जो काल है विद्यार्थियों, वो प्राक हड़प्पा का काल माना जाता है। ठीक है। और इस काल के अंतर्गत हमको जो स्थल देखने को मिलते हैं, वो हमें जो मिलते हैं विद्यार्थियों, वो मिलते हैं, एक तो हमें मेहरगढ़ मिलता है। मेहरगढ़, आपको याद होगा मेहरगढ़, हमने पहले भी पढ़ा है। मेहरगढ़ से हमको गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थल स्थित है ना। तो मेहरगढ़ हो गया, एक भिराना हो गया। भिराना, भिराना जो है ये हमारे हरियाणा का स्थल है, भिराना, है ना, हरियाणा में है। तो ये जो स्थल हैं ये हड़प्पा काल से पूर्व के स्थल है ना। सॉरी, हड़प्पा काल से पूर्व के स्थल हैं। तो एक बात इसमें हो गई। दूसरी बात हम इसमें क्या लिखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा, है ना, आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा का काल। आरंभिक हड़प्पा का जो काल है, मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं। आरंभिक हड़प्पा का जो काल माना जाता है विद्यार्थियों, वो माना जाता है 3300 बीसी से 2600 बीसी का काल। कौन सा माना जाता है? 3300 बीसी से 2600 बीसी, है ना, का काल। ठीक है। 3300 बीसी से 2600 बीसी का जो काल है वो आरंभिक हड़प्पा का काल माना जाता है ना। इसमें कुल्लीनाल संस्कृति है ना, और क्या नाम से आमरी संस्कृति है, कोट दीजी है। ये जो है वो आरंभिक हड़प्पा के काल के माने जाते हैं ना, आरंभिक हड़प्पा के माने जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक तो हम कुल्लीनाल संस्कृति की बात कर सकते हैं, कुल्लीनाल संस्कृति, है ना, कुल्लीनाल संस्कृति है। 2 नंबर पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे आमरी संस्कृति है, आमरी संस्कृति है, आमरी संस्कृति है सॉरी। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोट दीजी को हम लिख सकते हैं, कोट दीजी। ठीक है। तो ये जो हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आरंभिक हड़प्पा काल की कुछ स्थल हैं, संस्कृतियां हैं जो पनपी थी। कहीं ना कहीं हमारा जो कालीबंगा वाला है ना, सौंती संस्कृति जो है वहाँ पे मिली है हमको, हनुमानगढ़ बीकानेर साइड से, अमलानंद घोष को, उसका संबंध भी आरंभिक हड़प्पा काल से ही है। ठीक है। जो हमारा जो है ना, क्या नाम से, कालीबंगा, कालीबंगा भी हमको हड़प्पा के तीनों कालों में देखने को मिलता है। हड़प्पा के आरंभिक काल में, प्रॉपर हड़प्पा काल में, और उत्तर हड़प्पा काल में भी, है ना। तो कालीबंगा भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे कालीबंगा जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूरी विशेषताएं लिखाऊंगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब आएगा विकसित हड़प्पा काल, है ना, विकसित हड़प्पा। मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, विकसित हड़प्पा, है ना, विकसित हड़प्पा का काल। विकसित हड़प्पा का जो काल आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा हमारा 2600 बीसी से 1900 बीसी का काल, है ना, 2600 बीसी से 1900 बीसी का काल। ठीक है। इसमें तो अधिकांश स्थल इसी में आते हैं, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से स्थल है, क्योंकि विकसित हड़प्पा काल के स्थलों के बारे में कभी पूछा नहीं जाता। पूछा जाता है सबसे कम वाले, है ना, जो प्राचीन है, क्योंकि इसमें तो, क्योंकि आज तक करीब 2000 से ऊपर स्थल खोज लिए गए हैं, है ना। तो कौन कौन से स्थलों को याद करेंगे? किसी को भी याद नहीं है, ना ही किसी पुस्तक में आज तक एक जगह उन 2000 स्थलों के नाम मिलते, क्योंकि पूरी पुस्तक भर जाएगी नाम लिखते लिखते। इसलिए विकसित हड़प्पा काल के कौन कौन से स्थल थे, नाम नहीं मिलते। ठीक है। काल ध्यान रखना बस। तीसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, वो सॉरी चौथा जो पॉइंट आएगा हमारा, वो आएगा विकसित हड़प्पा के बाद आएगा हमारा पतनोन्मुख हड़प्पा। ठीक है। पतनोन्मुख हड़प्पा,
पतनोन्मुख हड़प्पा, पतनोन्मुख हड़प्पा का काल। ठीक है, पतनोन्मुख हड़प्पा का जो काल माना जाता है साथियों, वो माना जाता है 1900 बीसी से 1300 बीसी का काल। 1900 से 1300 बीसी का काल। ठीक है, 1900 बीसी से 1300 बीसी का काल माना जाता है। ठीक है, और अंत में जो हमारा आएगा वो आएगा विद्यार्थियों 5वें नंबर पे उत्तर हड़प्पा काल, है ना, उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल में जो आएगा हमारा, जो समय आएगा वो मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा। 1300 से और करीब 300 बीसी का जो काल है वो हमारा इसमें आ जाएगा का काल। ठीक है, इस काल में वैदिक काल लगभग चल रहा होगा, वैदिक काल, है ना, वैदिक काल इसमें आ जाएगा, लोह काल इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हड़प्पा काल का मतलब है कि हड़प्पा काल के बाद में जो काल चल रहा है सॉरी, उसको हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। देखिए प्यारे साथियों, कोई भी जो संस्कृति होती है ना, कोई भी जो सभ्यता होती है ना, वो अचानक से एकदम से समाप्त नहीं हो जाती। जैसे अभी हमारा कैलेंडर बदलता है, ये महीने की 31 तारीख को तो महीना अलग रहता है ना, जैसे 31 दिसंबर है उसको तो महीना 12वां और साल भी अलग। 1 जनवरी को एकदम से पूरी साल बदल गई, महीना बदल गया, है ना। लेकिन इस प्रकार से एकदम से और कोई जो है कोई भी सभ्यता का जो काल रहता है वो बदलता नहीं है ना, क्योंकि जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो जो विशेषताएं थी यहाँ पर आते आते अचानक से समाप्त नहीं हो जाएंगी पूरी की पूरी, कि उसको हमें जो वैदिक काल कहने लग गए। लेकिन क्या होता है कि कुछ नई विशेषताएं इतनी अधिक आ जाती हैं कि हम उसको फिर उन नई विशेषताओं के आधार पर अलग नाम दे देते हैं, और पिछली विशेषताएं भी कुछ चलती रहती हैं, साथ साथ चलती रहती है ना। इसलिए हम इसको उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में भी, क्योंकि वैदिक काल का समय है पूर्ण रूप से होने को, तो ये क्योंकि इसमें अधिकांश जो विशेषताएं थी वो वैदिक काल को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए हम इसको वैदिक काल कहते हैं। लेकिन उत्तर हड़प्पा काल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा काल की कुछ ऐसी विशेषताएं जो भी थी जो इस काल में चल रही थी, है ना, इसलिए हम इसको उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। और उत्तर हड़प्पा काल है ही यानी कि हड़प्पा के बाद का काल है वो, तो इसलिए उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो है आप ध्यान रखें। अब देखिए, इसमें जो हड़प्पा काल के नाम से आपसे पूछ ले कि केवल ये लिख दे कि हड़प्पा का काल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा था, आगे ये प्राक, आरंभिक, विकसित, पतनोन्मुख, उत्तर, ये कुछ भी ना लिखकर और केवल हड़प्पा का काल पूछ ले विद्यार्थियों, तो हड़प्पा का जो काल है आप स्पष्ट रूप से जान रहे होंगे कि हड़प्पा से पूर्व का गया, ये तो कौन सा है, हड़प्पा से पूर्व का, तो इसको आप हटा दीजिए। और ये उत्तर हड़प्पा का मतलब है हड़प्पा के बाद का, तो इसको भी आप हटा दीजिए, हड़प्पा के बाद का है ये। तो बचा कौन सा, ये 3 ये बिंदु बचे, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये जो 3 काल हैं ये मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता का काल है विद्यार्थियों, है ना, मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता का काल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मूल रूप से जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो हमारा हो जाएगा ये वाला काल। ठीक है, ये वाला काल, ये जो 3 पॉइंट है ना, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मूल हड़प्पा सभ्यता का काल, है ना सॉरी, मूल को भी आप हटा दो, क्या पता वहां पे कंफ्यूज हो जाए। मूल मैंने मूल तो इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि जो केवल ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा था, है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का काल, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूंगा, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाएगा इस आधार पे, ये माना जाएगा हमारा 3300 बीसी से प्रारंभ होकर और 1300 बीसी तक चलेगा, है ना। ये है हड़प्पा सभ्यता का काल, कौन सा है, 3300 बीसी से, 3300 बीसी से और 1300 बीसी का काल। अब आप देख रहे होंगे प्यारे साथियों, इस काल के बीच में लगभग 2000 वर्षों का जो है अंतर है।
तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा है वो 2000 वर्षों का रहा है ना, जो प्रारंभ होता है 3300 बीसी से और 1300 बीसी तक चलता है। और हम देखते हैं अधिकांश जो विद्वान हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने जो शोध कार्य किया उनके हिसाब से जो कालक्रम इस सभ्यता का निर्धारित करते हैं वो लगभग 99% जो काल है वो इसी के अंतर्गत रखते हैं। केवल इसमें हम बात करें माधव स्वरूप वत्स की तो वो 3300 से थोड़े से 2 साल पीछे और जाते हैं, कितना जाते हैं 3500 तक जाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई नाम हमको देखने को नहीं मिलते, एक आधा नाम और हैं, वैसे तो खूब सारे हैं, शोध बहुत लोगों ने किया है लेकिन हम सबको तो पढ़ भी नहीं सकते। हम वही पढ़ते हैं जो हमारी परीक्षा में आते हैं ना, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं हम, कोई पीएचडी तो कर नहीं रहे कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या था उसके ऊपर पीएचडी करें, तो हमको 4-5 साल है जो अध्ययन करना होता है, उसके ऊपर शोध कार्य करना होता है, वो तो हम कर नहीं रहे। ठीक है, तो हम परीक्षा पास करने की दृष्टि से देखें तो कम से कम इस काल के अंतर्गत अधिकांश स्थल आते हैं। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि किस विद्वान ने और इस सभ्यता का जो काल था वो क्या क्या तय किया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमुख विद्वानों के मत, है ना। ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। सामान्य मत क्या है, ये एक सामान्य मत है जिसका अधिकांश विद्वान जो है इसको स्वीकार करते हैं, है ना। अब हम देखें कि प्रमुख विद्वानों के मत क्या हैं, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकता हूं, प्रमुख विद्वानों के मत। प्रमुख विद्वानों के मत। अब देखिए प्रमुख विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं विद्यार्थियों। इसमें हम सबसे पहले मैं नाम लिखना चाहूंगा माधव स्वरूप वत्स का, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1 नंबर पे माधव स्वरूप वत्स का, जिन्होंने कितना काल रखा था इसका, वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। ग्रीन क्या है ये, हाँ ग्रीन ही है। ये 3500 बीसी से 2700 बीसी रखा है इन्होंने ना, 3500 बीसी से 2700 बीसी रखा है। इसी प्रकार जॉन मार्शल ने 3250 से और 2750 रखा है ना। 2 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हम जो है मार्शल का नाम लिख सकते हैं, है ना। मार्शल का नाम, तो मार्शल ने कितना रखा है, यहाँ पे मार्शल की बात बताऊं तो मार्शल ने रखा है हमारा रखा है 3250 बीसी से 2750 बीसी रखा है। ठीक है, मार्शल ने ये रखा है, माधव स्वरूप वत्स मार्शल। इसके अलावा एक नाम आता है मैके महोदय का नाम आता है। मैके ने 2800 से और इसको 2500 तक रखा है ना। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर पे डालना चाहूँ मैके का नाम। तो मैके जो है वो इसमें रखते हैं, मैके कितना रखते हैं, मैके रखते हैं हमारे 2800 से 2500 रखते हैं। 2800 बीसी से 2500 बीसी रखते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैके का नाम, मैके इतना कार्यकाल बताते हैं, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं डेल्स महोदय की बात करूं, डेल्स जो है, डेल्स भी हमको 2800 से और 1800 तक की बताते हैं ना। 2800 से 1800 बीसी तक की बात कौन बताते हैं, डेल्स महोदय बताते हैं। 4थे नंबर पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो डेल्स महोदय का नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे। जो डेल्स बताते हैं वो हमें बताते हैं कितना, 2800 से 1800 तक बताते हैं। 2800 बीसी से 1800 बीसी बताते हैं। ठीक है, डेल्स महोदय 2800 से 1800 बीसी बताते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट की, तो वो जो बताते हैं हमको, वो लगभग हमें बताते हैं विद्यार्थियों करीब 2500 से 1500 बीसी का समय बताते हैं, है ना। कौन कौन, एक तो नाम आ जाएगा इसमें व्हीलर महोदय का, व्हीलर व पिगट, स्टुअर्ट पिगट। व्हीलर व पिगट जो हमें बताते हैं साथियों, वो बताते हैं हमें 2500 से 1500 बीसी का काल। 2500 से और 1500 बीसी का जो काल है
वो हमें बताते हैं। ठीक है, 2500 बीसी से 1500 बीसी का काल बताते हैं। इसी काल के सिमिलर लगभग 2500 से और 1800 बीसी का जो काल है वो हमें एनसीईआरटी के जो है पुस्तकें वो बताती हैं ना। मैं इस कालक्रम के हिसाब से जमा रहा हूं ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 2500 वाली बात, एनसीईआरटी, छठे नंबर पे मैं एनसीईआरटी की बात लिख देता हूँ। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बताती है विद्यार्थियों, वो हमें बताती है लगभग बताती है 2500 बीसी से करीब 1800 बीसी बताती है ना। 2500 बीसी से 1800 बीसी जो है हमें एनसीईआरटी बताती है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे जो है सीजे गाइड की बात करूं, सीजे गाइड तो वो 2350 से और 1700 तक बताते हैं, है ना। सीजे गाइड बताते हैं। 7वें नंबर पे मैं बात करूं तो हमें सीजे गाइड जो बताते हैं वो हमें बताते हैं विद्यार्थियों 2350 से 1700 तक की बात बताते हैं। 2350 बीसी से 1700 बीसी की बात बताते हैं। ये 1750 बीसी की बात जो है यहाँ पे ये जो डेट मिलती है इसमें 50 यहाँ पे जोड़ा गया है केसी श्रीवास्तव में, आर्य कंपटीशन में यही लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने एक जगह और देखा था वहाँ पे भी यही डेट थी, इसलिए मैंने यहाँ पे केसी श्रीवास्तव को नेगलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा ठीक माना है। वैसे इसमें 1750 जोड़ देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 2300 भी लिखा आ सकता है और यहाँ पे 1750 भी लिखा आ सकता है, तो 150 साल का अंतर आपको यहाँ पे मिले तो इसी में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रखें आप। ठीक है, उसको स्वीकार लेंगे, ठीक है ऐसा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमें आते हैं धर्मानंद जो है, डीपी अग्रवाल साहब जो हैं, धर्मपाल अग्रवाल, वो भी हमको करीब यहाँ से 2300 से और 1750 की बात बताते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक और नाम 8वें नंबर पे लिखना चाहूँगा जो है वो धर्मपाल अग्रवाल का नाम लिखना चाहूँगा। धर्मपाल अग्रवाल, जिसको हम डीपी अग्रवाल बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों ना, डीपी अग्रवाल है, ये ध्यान रखना, डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, जो कि कितना बताते हैं 2300 से 2300 बीसी से और करीब 1750 बीसी का समय ये बताते हैं। और ये जो समय है प्यारे साथियों, ये जो समय है वो जो इन्होंने बताया है वो बताया किस आधार पे बताया है, इसका जो आधार है इसका वो है कार्बन 14 पद्धति, है ना। किस आधार पे? कार्बन 14 पद्धति के आधार पे, है ना, कार्बन 14 पद्धति, है ना, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर बताया है। ठीक है, अब कई किताबें इसको प्रमाणिक मानती हैं कि ये जो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर जो बताया है ये प्रमाणिक है, जबकि कई जगह जो सीजे गैड वाली बात है, सीजे गैड की जो बात है, ये जो सीजे गैड वाली जो बात है इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ये जो सीजे गैड ने बताया था वो मुद्रा व मोहरों का अध्ययन करके बताया था, ना, मुद्रा व मोहरों के अध्ययन के आधार पर, है ना, मुद्रा व मोहरों के अध्ययन के आधार पर, है ना, मुद्रा व मोहरों के अध्ययन के आधार पर यह बात बताई गई थी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से जो है हमको देखने को मिलता है, विविधताएं हैं, जनरल बात यह है। और इतिहासकार जितने विद्वान, इसमें खूब सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, कितना लिखे हम, जितना हम लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन आप इनको थोड़ा थोड़ा सा आप याद रखें। कई बार जो पूछा जाता है सवाल, कई बार पूछ लिया जाता है नेट जैसी एग्जाम में या प्रोफेसर जैसी एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में तो आज तक नहीं पूछा गया। इनको लिख के और सामने ये दे देते हैं मोटा मोटा आइडिया, और फिर इसमें मिलान करवाते हैं कि किसने क्या समय बताया था ना। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। एनसीईआरटी का भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया एनसीईआरटी का, इनका ज्यादा पूछा जाता है, जैसे व्हीलर और पिगट का पूछा जाता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं,
व्हीलर और पिगट का है, माधव स्वरूप, ये शुरू के 3 तो आपको याद रखने ही है। 3 क्या, ये तो मतलब मोस्ट ही मैंने लिखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पूछा नहीं गया, लेकिन एनसीईआरटी मोस्ट है, पूछा जा सकता है, अधिकांश हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो इसको थोड़ा सा काम ध्यान रखें। तो ठीक है प्यारे साथियों, आज की क्लास का टाइम होता है यहीं पे, आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं। और कालक्रम और उद्भव, अब अगली जो क्लास होगी वो उद्भव की होगी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल की जो क्लास होगी कंसेप्ट बेस्ड क्लास होगी, इंटरव्यू में सवाल पूछा ही पूछा जाता है वहां से साक्षात्कार में, और ऐसे भी फैक्ट जो कंसेप्ट बेस्ड सवाल है वो पूछा जाता है ना उद्गम से। तो कल की क्लास में हम मिलते हैं, तब तक ये जो फैक्चुअल मामला है आज का, फिर भी इसको एक क्रम से यदि आप इसको ध्यान रखते हुए याद रखेंगे तो अच्छे से ये याद हो सकता है। और ये भी देखो एक क्रम से है, 3300 BC से पूर्व का, फिर 3300 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300, 1300 से 300, है ना। इस क्रम से याद रखोगे तो ये पूरा याद हो जाएगा, और इसको इस क्रम से याद रखोगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे, है ना। इसलिए इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, इसी क्रम से याद रखना। इसको बिखेर बिखेर के पढ़ोगे ना, जैसे ये कहीं पे यदि इनको मैं ऊपर लिख देता, इनको बीच में लिख देता, इनको क्रम से नहीं लिखता ना, तो फिर आपको याद रखने में दिक्कतें होती, है ना। इसलिए मैंने क्रम से लिखा है, आप इसको याद रखें। देखो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि एम से मैं मच्छी से 3 नाम आ रहे हैं लगातार, ये 3 तो वैसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर एम मैके ने जितना बताया था उतना ही डेल्स ने बताया था, आरंभ दोनों ने सेम किया। 2500 से 2 हैं, 2300 से 2 हैं, 2800 से 2 हैं, जैसे 2-2 का जोड़ा है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इस नाम के आधार पर याद रख सकते हैं। तो इन तथ्यों को भी याद रखने की कोई आप ट्रिक बना सकते हैं, जैसे ट्रिपल एम, JVN, इस प्रकार से कुछ भी आप जो ट्रिक बनाकर और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्यारे साथियों कमेंट तो जरूर किया करो। आपका जो एक कमेंट है ना, वो मेरे अंदर एक नई ताकत का, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और मैं और दूनी ताकत के साथ है जो यहाँ पे आता हूँ। मुझे ये लगता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी, मैं फिर कह रहा हूं, जो नोट्स नहीं बना रहे हो वो कृपया करके नोट्स बनाएं, क्योंकि क्लास का फायदा आपको नोट्स बनाओगे तब ही मिलेगा, वरना जैसे ही आप आधुनिक भारत पे जाओगे ना तो प्राचीन को आप भूल जाओगे, अध्ययन ही नहीं कर पाओगे, रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। और यदि आपका हाथ से लिखा हुआ मैटर रहेगा ना, तो आप इसको 1 घंटे की क्लास को आधा घंटे में ही पढ़ दोगे। इसलिए रिवीजन कर सकते हो, आधुनिक भारत को पढ़ते पढ़ते भी इसका रिवीजन कर सकते हो। और यदि नोट्स नहीं बनाए ना, तो आप किताबों से कभी रिवीजन नहीं करोगे, और आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, आधुनिक भारत को याद करोगे और तो प्राचीन भूल जाओगे, प्राचीन को याद करोगे तो आधुनिक भूल जाओगे, विश्व को याद करोगे तो राजस्थान भूल जाओगे। इस प्रकार से है ना ये शेड्यूल चलता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बेहद आवश्यक है, और ये इतना डिटेल में मैं करवा रहा हूँ कि आपको दुनिया की किसी एक पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ पढ़ें, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।